हे गाइस, स्वागत है आपके अपने चैनल कैफीन शॉर्ट पर। और ये जो हमारी यूजीसी सीरीज चल रही है उसको हम आगे आज फर्दर कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि आपको पता ही है, चैप्टर 6 जो कि आपका इंटेलिजेंस, मेमोरी, थिंकिंग एंड लैंग्वेज है, उसमें हमने क्वेश्चंस अराउंड 50 क्वेश्चन कर चुके हैं। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि आपके आ रखे हैं उससे हम सारे क्वेश्चंस को करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या उनका आंसर है और कैसे हमें इनको सॉल्व करना है। डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस के साथ इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि फ्यूचर में जितनी भी वीडियोस हैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ तक हम क्वेश्चन कर चुके थे, अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनको जाके जरूर देखिए। असर्शन यहाँ पर दे रखा है क्वेश्चन नंबर में कि जेनसन हैज पुट फॉरवर्ड रिग्रेशन आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ हिज थ्योरी। मैंने आपको बताया था जेनसन ने अलग अलग इन्वायरमेंट की बात करी है, रेसेस की भी बात करी है, उन्होंने आपके जेनेटिक्स की भी बात करी है। तो इस चीज को आपको यहाँ पर याद रखना है, जेनसन थ्योरी। इससे ये आप देखेंगे चौथा या पांचवा क्वेश्चन है, तो जेनसन थ्योरी को भी आपको अपने माइंड में रखना है। रीजनिंग की बात करते हैं। चिल्ड्रन ऑफ द प्रेजेंट पेरेंट हैविंग वेरी हाई इंटेलिजेंस लेवल विल हैव बिलो एवरेज इंटेलिजेंस स्कोर्स। यहाँ पर रीजनिंग में कह रहा है कि चिल्ड्रन या फिर जो बच्चे हैं पेरेंट्स के, जो वेरी हाई इंटेलिजेंस लेवल विल हैव बिलो एवरेज इंटेलिजेंस स्कोर्स। दो हाई इंटेलिजेंस के जो बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, उन बच्चों का क्या हमेशा जो इंटेलिजेंस स्कोर है वो एवरेज के बराबर रहेगा या एवरेज से कम रहेगा। तो अगर आप देखोगे असर्शन में जेनसन हैज पुट फॉरवर्ड, यहाँ पर अगर हम बात करें रिग्रेशन आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ द हिज थ्योरी, बिल्कुल ठीक है। रिग्रेशन आर्गुमेंट की उन्होंने बात करी, उन्हें एनवायरनमेंट की बात करी थी, उन्होंने आपके आप कह सकते हैं नेचर की भी बात करी है, उन्होंने जेनेटिक्स की भी बात करी थी, उन्होंने आपके रेशियल क्रीड के बारे में भी बात करी थी। तो असर्शन हमारा ठीक है, बिल्कुल ठीक। अब रीजनिंग के बात करते हैं। रीजनिंग में उन्होंने कहा था कि जो डेविएशन है पेरेंट और चिल्ड्रन में वो कितना हो सकता है, +-1 स्टैंडर्ड डेविएशन। और ये किसके बेसिस पर हो सकता है, ये आपका इन्वायरमेंट के बेसिस पर हो सकता है। अगर पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं और बच्चे को गलत इन्वायरमेंट मिल जाता है तो उसकी इंटेलिजेंस कम हो जाएगी, लेकिन -1 स्टैंडर्ड डेविएशन से ज्यादा कम नहीं होगी। अगर पेरेंट्स की IQ 130 है, राइट, तो बच्चा अराउंड 100 तक पहुंच जाएगा, उससे नीचे नहीं जाएगा। लेकिन यहां पर आप देखेंगे क्या कहा है कि चिल्ड्रन ऑफ द पेरेंट्स हैविंग वेरी हाई इंटेलिजेंस, यानी कि पेरेंट्स की IQ बहुत ज्यादा हाई है, 130 के अराउंड हम मान लेते हैं, लेवल्स विल हैव बिलो एवरेज इंटेलिजेंस स्कोर। तो जो बच्चे की जो इंटेलिजेंस स्कोर होगा वो क्या एवरेज से भी कम होगा। एवरेज अगर हम मान के चलते हैं आपका 95 होता है, क्या इससे भी ज्यादा यानी कि 90 के अराउंड बच्चे का IQ हो जाएगा? नहीं, इतना ज्यादा कम नहीं होगा। अगर पेरेंट्स की IQ 130 है, हाई है, तो बच्चे की IQ 100 हो सकती है, 110 हो सकती है, लेकिन बिलो एवरेज बिल्कुल भी नहीं जाएगी। यानी कि आपका जो असर्शन है वो ट्रू है और जो रीजनिंग है वो फॉल्स है। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं, असर्शन इज ट्रू एंड और इज फॉल्स। तो आपका थर्ड ऑप्शन अगर हम यहाँ पर बात करें तो थर्ड ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। यहाँ पर असर्शन आपका ट्रू है, लेकिन हाई इंटेलिजेंस का स्टैंडर्ड डेविएशन में डेविएट होगा, लेकिन इतना ज्यादा डेविएट नहीं होगा कि एवरेज से भी नीचे स्कोर चले जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पर्सन हु एक्सेल इन जीरोइंग। एक्सेल इन जीरोइंग मतलब कि जो उसकी रूट प्रॉब्लम है, जो रूट प्रॉब्लम है, इंडिविजुअल उस रूट प्रॉब्लम को क्या कर पा रहा है, रूट कॉज को ढूंढ पा रहा है। A person who excel in zeroing in on what information is crucial in the given situation and combining seemingly unrelating fact is high। अगर यहाँ पर मैं बात करूं, देखिए ये आपका कोर वर्ड है। सिचुएशन का क्या मतलब होता है, यानी कि एक सिचुएशन को आप किस हिसाब से मैनेज कर रहे हैं। तो हमने क्या पढ़ा था, जो बंदा प्रैक्टिकली होता है, जो बंदा आपका प्रैक्टिकली होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रीट स्मार्ट। जो इंडिविजुअल स्ट्रीट स्मार्ट होता है वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग ढल जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, कुछ लोग बार्गेनिंग बहुत अच्छा कर लेते हैं, कुछ फीमेल्स होती हैं, और मेल्स में आप देखोगे तो मेल्स इतनी बार्गेनिंग नहीं कर पाते, यानी कि वो स्ट्रीट स्मार्ट नहीं है।
जो फीमेल्स होती हैं वो स्ट्रीट स्मार्ट होती हैं। चाहे आप कपड़े लेने जाएं, चाहे आप सब्जी लेने जाएं या किसी भी चीज के बारे में बात करें, तो फीमेल्स आप देखोगे बहुत अच्छी तरीके से बार्गेनिंग कर लेती हैं। अगर मैं बात करूं सिचुएशन का, आपका किससे रिलेटेड होता है? आपका एक्सपेरिमेंटल, यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल गलत लिख दिया है, इट इज एक्सपीरियंशियल, राइट। तो एक्सपीरियंशियल आपका यहाँ पर होता है, कंपोनेंट और कंटेक्चुअल नहीं होगा। कंपोनेंट आपके कौन सा होता है? जब आप पर्टिकुलरली प्रैक्टिकली इंडिविजुअल में जाएं। कंटेक्चुअल आपका एक प्रैक्टिकली के अंदर होता है, ठीक है। तो आपका एक्सपेरिमेंटल यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही रहेगा। एक्सपेरिमेंशियल की यहाँ पर बात करिए, एक्सपेरिमेंटल नहीं है, इस चीज का आपको यहाँ पर याद रखना है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर एक्सपेरिमेंशियल। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है? चिल्ड्रन फर्स्ट डिमॉन्स्ट्रेट ए रूडिमेंट्री अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिंटेक्स। जो बच्चे होते हैं एक रूडिमेंट्री अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिंटेक्स। सिंटेक्स मतलब आपका रूल्स रेगुलेशन, किसके? ग्रामर के। जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं बच्चा उसको कैसे सीखता है और किस स्टेज में सीखता है। तो अगर आप देखोगे बैबलिंग में तो बच्चा क्या कर रहा है? बैबलिंग कर रहा है, तो वहां पर तो ऑब्वियसली सीख ही नहीं पाएगा। बच्चा क्या कर रहा है? मैं कर रहा है। एक वर्ड बोल रहा है तो उसके अंदर तो सिंटेक्स आना ही आना नहीं चाहिए। क्यों? आप रूल्स कब देखोगे? जब दो या दो से ज्यादा वर्ड होंगे। मैं में क्या कुछ गलत है? नहीं, मैं हो भी सकता है मैं जा रहा हूं या जा रहा हूं मैं, या जा मैं रहा था, तो ये गलत हुआ। लेकिन सेंटेंस तो पता चलना चाहिए। एक वर्ड में कभी भी रूल्स या रेगुलेशन या ग्रामर नहीं दिख जा सकती, यानी कि ये हट गया, ये हट गया। दो वर्ड से आपका सिंटेक्स ड्यूरिंग द स्टेज आपका स्टार्ट होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मिल्क गॉन, डॉग कम, फिश वाटर। ये बच्चा क्या कर रहा है? ये बच्चा कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है थ्रू द रूल्स ऑफ द ग्रामर इन द टू वर्ड, राइट। तो दो वर्ड में बच्चा स्टार्ट करता है, थ्री वर्ड में हम नहीं कहते हैं। थ्री वर्ड आपका ज्यादा हो जाता है। इनिशियल स्टेज कहां से हो जाती है आपकी? दो वर्ड से आपकी ये स्टार्ट होने लग जाती है। गिलफर्ड थ्योरी के बारे में बात करते हैं। गिलफर्ड इनिशियली स्टार्टेड हिज वर्क ऑन द एसओआई, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल, एक्सटेंडेड थ्रस्टन थ्योरी ऑफ द प्राइमरी एबिलिटी, बट लेटर ऑन डाइवर्ज ऑन द ग्राउंड। अब ये क्या कह रहा है? ये हम सबको पता है कि जो इनिशियल स्टेज थी, गिलफर्ड ने थ्रस्टन के बेसिस पर क्या करा था? काम करा था। जो थ्रस्टन की थ्योरी आई थी उसके बेसिस पर गिलफर्ड ने क्या करा? अपनी थ्योरी दी थी स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल की। अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊं तो गिलफर्ड ने सोचा था कि ये जो सारे हम इंटेलिजेंस की बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू द थ्रस्टन में जो उन्होंने इनिशिएट करा था, ये क्या होने चाहिए? ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होने चाहिए। लेकिन जब गिलफर्ड ने थ्योरी को बना तो उन्होंने ओसीपी और ऑपरेशन, कंटेंट ऑन प्रोडक्ट, और आपने देखा ये सारे एक दूसरे से क्या होते हैं? कोरिलेटेड होते हैं। तो बाद में उन्होंने लेटर रियलाइज करा कि ये सारे क्या इंडिपेंडेंट नहीं है। यानी कि अगर आप देखोगे गिलफर्ड ने पहले ये अज्यूम करके चले थे कि ये जो डिफरेंट डिफरेंट हम एबिलिटीज की बात कर रहे हैं इंटेलिजेंस के अंदर, ये इंडिपेंडेंट नहीं होती हैं। यही आपका पहला ऑप्शन है। ऑब्टेन फैक्टर वर नॉट प्राइमरली इंडिपेंडेंट। पहले उन्होंने सोचा था क्या क्या कि इंडिपेंडेंट नहीं होने चाहिए, बट लेटर उनको पता चला ये सारे क्या हैं? ये सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दैट इज, ये करेक्ट है। थ्रस्टन फैक्टर एनालिसिस वाज मेनली ओरिएंटेड टू द सिंपल स्ट्रक्चर। बिल्कुल ठीक है। थ्रस्टन ने क्यों ऐसी थ्योरी बनाई थी? उन्होंने कहा कि मैं सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ द इंटेलिजेंस के लिए मैं ये इनिशिएट करूंगा। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड ठीक है। इट वॉज फाउंड डिफिकल्ट टू नेम द एबिलिटीज फैक्टर्स फाउंड इन द डाटा। डेफिनेटली आप खुद सोचिए, अगर हम लास्ट मॉडल की बात करें 656, टोटल इनकी इन्होंने गिलफर्ड ने 180 एबिलिटीज की बात करी है। अब 180 एबिलिटीज को नाम देना, अगर हम बात कर देखें तो 100 बच्चों को या फिर 100 चीजों का नाम देना बेस अपॉन देयर क्वालिटीज भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो 180 एबिलिटीज जो कि गिलफर्ड ने फाइंड आउट करी, उनका नाम देना डेफिनेटली बहुत बहुत ज्यादा हार्ड हो रहा था। तो ऑप्शन नंबर थर्ड भी ठीक है। लाइक थ्रस्टन, गिलफर्ड फाउंड सेकंड ऑर्डर एंड द हायर ऑर्डर फैक्टर। बिल्कुल रॉन्ग, ये आपका यहाँ पर गलत है। गिलफर्ड ने सेकंड ऑर्डर और हायर ऑर्डर की यहाँ पर कोई इशू नहीं था। गिलफर्ड ने यहाँ पर जो बात करी थी वो आपकी प्राइमरी ऑर्डर की यहाँ पर बात करी थी। तो फर्स्ट,
सेकंड एंड थर्ड आपका सही है। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, अगर अभी तक आप वीडियो में बने रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि फ्यूचर में जितनी भी वीडियोस हैं आपको रिलेटेड आपके चैनल पर नोटिफिकेशन मिलता है। असर्शन की बात करते हैं। स्पीयरमैन प्रपोज द एग्जिस्टेंस ऑफ द जनरल मेंटल एबिलिटी फैक्टर वाई इन हिज थ्योरी ऑफ द टू फैक्टर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। स्पीयरमैन ने टू फैक्टर थ्योरी की बात करी थी जिसमें उन्होंने जी फैक्टर और एस फैक्टर की बात करी है, जनरल फैक्टर, एस फैक्टर, बिल्कुल ठीक है। स्पीयरमैन फाउंड पॉजिटिव मेन फोल्ड इन द इंटर कोरिलेशन मैट्रिक्स ऑफ द एबिलिटी टेक्स्ट, बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक है। इंटर कोरिलेशन कैसे इन्होंने फाइंड आउट करा, जब इन्होंने टेट्राड इक्वेशन की बात करी, जैसे मैंने आपको बताया था R12.R34 इज इक्वल टू R14.R23। ये क्या है, आपकी टेट्राड इक्वेशन है। अगर मैं इसको इधर ले जाऊंगा, दोनों का डिफरेंस करके जीरो इधर लिख देता हूं तो क्या हो जाता है, वो आपका टेट्राड डिफरेंस आ जाएगा। तो ये बिल्कुल दोनों के दोनों आपके ठीक है। और जो टेट्राड इक्वेशन है, इससे उन्हें पता चला था कि कोई ऐसा फैक्टर है जो सारी इंटेलिजेंस के अंदर कॉमन है। उसके बाद इन्होंने नाम किसका दिया, जी फैक्टर। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि स्पेसिफिक फैक्टर और जी फैक्टर में सबसे पहले स्पीयरमैन ने किसको ढूंढा था या डिस्कवर करा था, तो आंसर होगा आपका स्पेसिफिक फैक्टर, क्योंकि स्पेसिफिक फैक्टर में ही उन्होंने बताया था कि हर एक का एक जी फैक्टर यानी कि एक जनरल फैक्टर आपको उसके अंदर मिलेगा। जी फैक्टर आपका कॉमन रहेगा, स्पेसिफिक फैक्टर आपका वरी होता चलेगा, लेकिन हर एक में आपको जी फैक्टर मिलेगा बेस्ड अपॉन देयर इंटर कोरिलेशन। तो बहुत सही है, और जो रीजनिंग है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल ठीक है। क्रिएटिव थिंकिंग की यहाँ पर बात करते हैं। क्रिएटिव थिंकिंग इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ डैश अंडरस्टैंडिंग टू प्रोड्यूस डैश आइडियाज एंड डैश। तो अगर आप यहाँ देखोगे सीधा सीधा आपसे क्रिएटिविटी की डेफिनेशन पूछ रहा है। तो क्रिएटिव थिंकिंग इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी, बिल्कुल ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी आपका फर्स्ट में आ रहा है, थर्ड में आ रहा है, फोर्थ में आ रहा है। देन आपका देखोगे रीऑर्गेनाइजिंग, री और ये तो कट ही गया तो दूसरे को हटा दीजिए। रीऑर्गेनाइजेशन, रीऑर्गेनाइजेशन यानी कि यहाँ पर आपका रीऑर्गेनाइजेशन आएगा। थर्ड में हम बात करते हैं क्रिएटिव थिंकिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी अंडरस्टैंडिंग टू प्रोड्यूस रीऑर्गेनाइजेशन आइडियाज एंड डैश। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर आइडियाज कैसे होने चाहिए, या तो इनोवेट होने चाहिए या नोवल, ऑब्स्ट्रैक्ट तो आएगा ही नहीं। अगर मैं बात करूं इनोवेट और नोवल में, दोनों में फर्क क्या होता है, जो आपके इनोवेटिव आइडियाज होते हैं वो न्यू के साथ साथ यूजफुल होते हैं। मीनवाइल जो आपके नोवल आइडिया होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, न्यू आइडिया होते हैं। तो क्रिएटिविटी की डेफिनेशन में सिर्फ यूनिक आइडिया होना कंपलसरी नहीं होता है, यूनिक के साथ यूजफुल होना भी आपका कंपलसरी होता है। दैट मीन्स आपका इनोवेटिव आइडियाज। तो आपका जो ऑप्शन फर्स्ट है वो यहाँ पर सही आंसर है। ओके, moving on to the next question. The basic rule of the language used for learning communication comprise of। अगर हम बेसिक रूल ऑफ लर्निंग बने तो आपके पास फेनिम्स होने चाहिए, मॉर्फिम होने चाहिए, सिंटैक्स होना चाहिए, प्रैग्मेटिक्स आपका मीनिंगफुल सेंटेंस होता है, स्पीच नहीं होनी चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। स्पीच होना तो कोई जरूरी नहीं है ना, स्पीच का तो वो कंसिस्ट करता है खुद ही इन सारी चीजों को, तो स्पीच तो ऑब्वियसली नहीं होगा। फ्लूइड जर्नल इंटेलिजेंस, फ्लूइड इंटेलिजेंस जिसे जीएफ से डिनोट करा जाता है, हमने पढ़ा था जीएफ और जीसी। फ्लूइड जर्नल इंटेलिजेंस इंक्लूड क्या क्या इंक्लूड करता है, फ्लूइड आपका इंटेलिजेंस, ओके, टू परसीव रिलेशनशिप अमंग स्टिमुलस पैटर्न, टू अप्रीहेंड इम्प्लीकेशन, टू ड्रॉ इन्फ्रेंस रिलेशनशिप, टू अक्वायर क्वांटिटेटिव एक्नोलॉजी। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर देखिए परसीव रिलेशन करता है, मैंने आपको क्या बताया था, जो आपकी फ्लूइड इंटेलिजेंस होती है ये आपकी क्या होती है, ये आपकी इन्नेट होती है। इन्नेट मतलब बायबॉर्न जो आपको चीज मिली है, वही क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस आप जो चीज सीखते चलते हो वो आपकी क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस के अंदर होती चलती है। तो फ्लूइड इंटेलिजेंस हमेशा आपको रिलेशनशिप बिटवीन द स्टिमुलस पैटर्न के बारे में इन्नेट बताएगी, इससे क्या कोरिलेशन है क्या नहीं। क्या आपके घर वालों से आपको कोई रिलेशन पता चला था, बिल्कुल ठीक, बाय बॉर्न आपको पता चलता रहा, आपने देखा, आपने ऑब्जर्व करा, आपने सीखा। टू कॉम्प्रीहेंड इम्प्लीकेशन, बिल्कुल ठीक है। टू ड्रॉ इन्फरेंसेस फ्रॉम द रिलेशनशिप, बिल्कुल ठीक है, यानी कि यहाँ पर ये क्या बात कर रहा है, रीजनिंग की बात कर रहा है, और रीजनिंग हमेशा आपकी जीएफ ही करती है। टू अक्वायर क्वांटिटेटिव नॉलेज, बिल्कुल गलत,
क्या जब आप पैदा हुए तो आपके पास क्वांटिटेटिव नॉलेज थी? नहीं, क्वांटिटेटिव नॉलेज का यहाँ पर कुछ लेना देना नहीं है, यानी कि आपका ए बी सी ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ए चाइल्ड्स कॉग्निटिव ट्रांजिशन फ्रॉम एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस टू द इंटरनल थॉट्स अकर इन द फोर स्टेज। ठीक है, वो कह रहा है कि जो चाइल्ड के जो कॉग्निटिव ट्रांजिशन हो रहे हैं फ्रॉम एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, यानी कि बाहर की किसी चीज से इंटरनल थॉट कैसे इफेक्ट हो रही है, चार स्टेजेस में वो इफेक्ट होती हैं, उनका करेक्ट ऑर्डर आपको यहाँ पर बताना है। तो अगर आप देखोगे कोई भी चीज जब हम बात करते हैं, जो बच्चा सबसे छोटा होता है तो वो कौन सी स्टेज के अंदर होता है बेटा? प्रीमिटिव स्टेज। ये आपका फर्स्ट ऑप्शन हो गया। क्या फर्स्ट ऑप्शन है कहीं पर बी? ओके, दो में है और चार में है, तो यानी कि इन दो में से एक होगा आपका। ये ऑप्शन और ये ऑप्शन आपका पहला तीसरा गलत हो गया है। और देखते हैं, अब प्रीमिटिव स्टेज के बाद बच्चा कहाँ जाता है? प्रीमिटिव स्टेज के बाद बच्चा नाइव हो जाता है। आपने देखा होगा बच्चा क्या करने लग जाता है? जिद करने लग जाता है कि नहीं मेरे को ये चीज चाहिए, मेरे को ये चीज चाहिए। बी के बाद आपका आता है नाइव स्टेज। नाइव स्टेज के बाद बच्चा ईगो सेंट्रिक में हो जाता है कि ये चीज सिर्फ मेरी ही मेरी है और मैं ही इसे लेके रहूंगा, राइट। यानी कि आपका ये थर्ड प्लेस पर आ गया। लास्ट आपका बचा डी, जो कि आपका कौन से प्लेस पर आ गया? फोर्थ प्लेस पे। तो बी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बी। उसके बाद नाइव स्टेज दूसरे नंबर पे, ईगो सेंट्रिक तीसरे नंबर पे, इन ग्रोथ चौथे नंबर पे, यानी कि बी ए सी डी। बी ए सी डी ऑप्शन नंबर आपका सेकंड इज द राइट आंसर। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, हमारा यूजीसी का बैच स्टार्ट हो चुका है। अगर आपको यूजीसी बैच को ज्वाइन करना है, लाइव क्लासेस आप लेना चाहते हैं, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर और व्हाट्सएप चैनल पर आप हमें मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। वी विल रीच यू एज सुन एज पॉसिबल। और 5 जनवरी से ये क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। जून 2025 के लिए हम यहाँ पर ट्राई कर रहे हैं। तो अगर आप लोग इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या इस कोचिंग का पार्ट बनना चाहते हैं, तो हमें मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। की इशू इन द स्टडी ऑफ द इन्वायरमेंटल इफेक्ट ऑन द इंटेलिजेंस। इन्वायरमेंट का क्या क्या इफेक्ट पड़ता है आपकी इंटेलिजेंस के ऊपर? रिएक्शन रेंज बिल्कुल ठीक, जॉनसन ने आपके जो जेनसन थे उन्होंने क्या कहा था? +-1 सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है बेस अपॉन योर इन्वायरमेंट, दैट इज योर रिएक्शन रेंज। प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल कॉजेशन बिल्कुल ठीक है। अगर आप देखोगे वाइगोस्की ने क्या कहा था, उन्होंने मीजो मेजो इस तरीके की बात करी थी। जो आपसे सबसे नजदीक होगा उसका इफेक्ट आपके ऊपर ज्यादा पड़ेगा, जो थोड़ा दूर होगा उसका कम, और जो बहुत दूर होगा उसका बहुत कम पड़ेगा। प्रॉक्सिमल और डिस्टल का यहाँ पर क्या मतलब रहता है कि जो आपके पास है इंडिविजुअल, उसका इफेक्ट आपके ऊपर काफी ज्यादा दूर पड़ेगा, और जो डिस्टेंस पर है उनका इफेक्ट आपसे कम पड़ेगा। अब यूक्रेन में वॉर हो रहा है, क्या उसका आपके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन जो यूरोप के या यूक्रेन के जो आसपास कंट्रीज हैं, जैसे कि आप पोलैंड की बात करें, क्या उनके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है? बिल्कुल हो रहा है। पोलैंड के लोग अपना जो कह सकते हैं घर बहुत सस्ते सस्ते दामों पर बेच के जा रहे हैं। तो दैट इज प्रॉक्सिमल डिस्टल, यानी कि ये भी ठीक है। आपका इन्वायरमेंट का इफेक्ट दिख रहा है। कोलिनियरिटी बिल्कुल ठीक है। इस यहाँ पर हमने मल्टीपल फैक्टर की बात करी थी, अलग अलग फैक्टर जिनका इफेक्ट आपके इन्वायरमेंट पे पड़ता है। इन्वायरमेंट स्पेयर का कोई भी यहाँ पर इफेक्ट नहीं पड़ता है, यानी कि ए बी सी ए बी सी ए बी सी ऑप्शन नंबर आपका पहला बिल्कुल सही आंसर है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, ये कह रहा है द बेसिक एलिमेंट ऑफ थॉट आर। जब हम किसी विचार को या थॉट को हम सोचते हैं या समझते हैं, तो उसके क्या क्या बेसिक एलिमेंट होते हैं? तो अगर आप देखोगे सबसे पहले आपका कंसेप्ट बिल्कुल ठीक है। किसी एक पर्टिकुलर कंसेप्ट के थ्रू ही हम उस चीज को समझते हैं, सीखते हैं। जब भी मैं किसी थॉट्स के बारे में सोचूंगा तो प्रीपोजिशन का यूज करूंगा कि यार काश मैं वहां गया होता, चाहे मैं सोच रहा हूँ, लेकिन मैं जो सेंटेंस है उसमें प्रीपोजिशन का यूज करूंगा। कुछ ना कुछ मेरे माइंड के अंदर इमेजेस बनेंगी बनेंगी। क्या मैं इंटेलिजेंस का यूज करूंगा? मैं सोच रहा हूं, यहां पर मेरी इंटेलिजेंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। मैं सोच रहा हूं, मेरी यहां पर इंटेलिजेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। इंटेलिजेंस की रिक्वायरमेंट कब होती है? जब मैं किसी क्वालिटेटिव या अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर रहा हूं, या फिर मैं कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूं जहां पर मेरे को इंटेलेक्चुअल एबिलिटी का यूज करना ही करना है। तो अगर आप देखोगे बेसिक एलिमेंट ऑफ द थॉट, यहाँ पर आपके क्या क्या हो सकते हैं? कंसेप्ट हो सकता है, प्रीपोजिशन हो सकता है, इमेज हो सकती है। इंटेलिजेंस यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर इंटेलिजेंस नहीं होगा। अगर हम ऑप्शन देखें, यहाँ पर कोई भी ऑप्शन में मैंने नहीं लगा रखा है, तो आप यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है इसके अंदर सेकंड ऐड कर लीजिए, ये ऑप्शन आपका ठीक होगा। या फिर पहले के अंदर आप फर्स्ट ऐड कर लीजिए,
डेफिनेटली कंसेप्ट्स होते हैं, प्रीपोजिशन होती हैं, आपकी इमेजेस होती हैं, ये 3 आपके होते हैं, आप किसी में भी ऐड कर सकते हैं, चौथा आपका नहीं आएगा। इट मे पॉसिबल टाइप करते वक्त टीम वालों ने कुछ गलती कर दी हो, आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इज द राइट आंसर, इंटेलिजेंस का यूज नहीं होगा, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर बात चल रही है असर्शन और रीजनिंग की। असर्शन आ रहा है, क्या आ रहा है, इन टर्म ऑफ द एसओआई मॉडल, एसओआई मतलब स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल, इंटेलिजेंस कैन बी टेकन एज ए सुपरसेट ऑफ, जो इंटेलिजेंस है वो सुपरसेट की तरह लिया गया था, बिल्कुल ठीक लिया गया था। कैसे, मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। अगर हम बात करें एसओआई मॉडल की, तो उन्होंने कहा था जो इंटेलिजेंस है वो क्या है, एक सुपरसेट है, यानी कि इंटेलिजेंस कंसिस्ट ऑफ द 3 सबसेट। कौन कौन से सबसेट थे वो, आपके ऑपरेशन, कंटेंट एंड प्रोडक्ट। ये क्या है, ये आपका सुपरसेट है, यानी कि ये इन सारी चीजों को क्या करता है, कंसिस्ट करता है। ये क्या है, इनके सबसेट है। सबसेट मतलब ये ऑपरेशन, कंटेंट और प्रोडक्ट इसका एक पार्ट है, इन तीनों को मिलकर आपकी इंटेलिजेंस बन रही है, ठीक है। तो इन टर्म ऑफ द एसओआई मॉडल, इंटेलिजेंस कैन बी टेकन एज द सुपरसेट, बिल्कुल ठीक है, इंटेलिजेंस को सुपरसेट की तरह लिया गया था। और जो आपकी रीजनिंग है, यहाँ पर रिलेटिविटी की जगह रीजनिंग लिखना चाहिए था। डाइवर्जेंट प्रोडक्शन इज जस्ट वन ऑफ द प्रोडक्ट, बिल्कुल गलत है। डाइवर्जेंट थिंकिंग आपकी कहाँ आती है, आपकी ऑपरेशन के अंदर आती है आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग, तो ये वाला आपका गलत है। जो डाइवर्जेंट थिंकिंग आती है आपकी ऑपरेशन के अंदर आती है, मैंने आपको बताया था इसके 6 पार्ट होते हैं, कंटेंट के 5 पार्ट होते हैं, प्रोडक्ट के 6 पार्ट होते हैं, कल भी मैंने आपको बताया था। तो आपको याद होने चाहिए विद द सीक्वेंस, आपसे सीक्वेंस पूछी जाती है। डाइवर्जेंट थिंकिंग किसके अंदर आता है, आपका ऑपरेशन के, और डाइवर्जेंट थिंकिंग को ही इन्होंने एज ए क्रिएटिविटी की तरह माना था। तो अगर मैं और इसको बड़े एक लेवल पे देखूं, तो इन्होंने कहा था इंटेलिजेंस सुपरसेट है और क्रिएटिविटी इसका क्या है, सबसेट है। यानी कि इंटेलिजेंस जो इंडिविजुअल होगा वही क्रिएटिव होगा, जो कि आगे जाके पता चला कि इट इज रॉन्ग। तो अगर हम बात करें, आपका असर्शन ठीक है, रीजनिंग गलत है, तो आपका यहाँ पर बोथ ए इज ट्रू, ए इज ट्रू, बट और इज फॉल्स। आर क्या है, आर आपका फॉल्स है। गिलफर्ड स्ट्रक्चर ऑफ द इंटेलेक्ट देखिए, दोबारा स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट पे आपके बहुत आए हैं, एक आपका एसओआई पर, एक आपका लैंग्वेज से रिलेटेड, एक आपका ये जो है स्पीयरमैन की थ्योरी जो है उसमें टेट्राड इक्वेशन, और आपकी ट्राई आर्किक थ्योरी, इनसे क्वेश्चन बहुत आए हैं। गिलफर्ड स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल ऑब्टेन एबिलिटी हैव बीन नेम इन विच ऑफ द फॉलोइंग। इनका सीक्वेंस क्या था, मैंने आपको सीक्वेंस याद करने के लिए बताया था, ओ सी पी, ऑपरेशन, कंटेंट, प्रोडक्ट, क्या यहाँ पर दे रखा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बिल्कुल ठीक है, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजीज फैसिलेट प्रॉब्लम सॉल्विंग, कौन कौन सी ऐसी स्ट्रेटेजीज हैं जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग को फैसिलेट करती हैं। एल्गोरिथम, बिल्कुल फैसिलेट करती है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। मेंटल सेट, बिल्कुल गलत है, फिक्सनेस होती है। फैलेसी में भी एरर आता है। ह्यूरिस्टिक, बिल्कुल ठीक है। एनालॉजी मतलब रीजनिंग करना। तो फर्स्ट, 4 एंड 5, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एनालॉजिकल रीजनिंग कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस, कौन कौन सा प्रोसेस है जो एनालॉजिक रीजनिंग के अंदर आता है। किसी चीज को रिट्राइव करना, मैप करना, इवेल्युएट करना, अब्स्ट्रैक्ट करना, प्रिडिक्शन करना, सारे ठीक है, ये इनके बारे में देखते हैं। रिट्राइवल मतलब कि जो चीज आपके माइंड के अंदर है, जरूरत पड़ने पे आप उस चीज को रिट्राइव कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म मेमोरी से दोबारा उसको कहाँ ला रहे हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी, या फिर आप कह सकते हैं वर्किंग मेमोरी के अंदर। तो रिट्राइवल करना, रिट्राइवल करेंगे तभी आप किसी चीज के बारे में रीजनिंग कर पाएंगे। मैपिंग, अगर आपने देखा होगा, हम इंफॉर्मेशन को मैपिंग की तरह प्रेजेंट करते हैं कि अगर इससे ये आ रहा है तो इससे ये आ सकता है, राइट, दैट इज योर मैपिंग। इवेल्युएट करना, यानी कि उसको इवेल्युएट करना कि कौन सी चीज बेटर है, एक तरीके से मेजरमेंट से रहता है। अब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग करना, माइंडली या फिर मेंटली। प्रिडिक्शन करना कि क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, ऑल 5, बिल्कुल ठीक, ऑल द 5 ऑप्शन। तो गाइज यहाँ तक आज हम करते हैं, इसके बाद और भी क्वेश्चंस हैं, और क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। पर अगर अभी तक आप इस वीडियो में बने रहे हैं तो डेफिनेटली आप लोग मेहनत कर रहे हैं, आपका यूजीसी नेट क्लियर होगा। हमारे चैनल पर बने रहिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो थम्स अप करिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, ताकि हमें पता चल सके कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है या फिर मैंने जो मेहनत करी है वो आप लोगों तक पहुंच रही है।
तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप गेटिंग लॉट्स ऑफ मेमोरी। दिस इज कैफीन शॉट साइनिंग ऑफ। हैव ए ग्रेट डे, टेक केयर एंड विश यू to you and your family a very very happy new year.